हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी एंड क्रैक। और आज यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मेडिवल हिस्ट्री को। और इसमें हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो हमारी डिफरेंट डायनेस्टीज़ आई और उन्होंने क्या क्या काम किया, उनसे रिलेटेड कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो वनडे एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो होगा, इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जो जो पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर जो पीडीएफ है, इसमें नोट्स आपको सारे मिलेंगे। और अगर आप इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी यहाँ पर वनडे एग्ज़ाम में जो फैक्ट्स आते हैं वो यहाँ पर कवर कर दिए जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली डायनेस्टी की, दिल्ली सल्तनत की, जिसमें हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी की, यानी कि जिसने रूल किया हमारा 1206 से लेकर 1290 तक। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और बात करेंगे 1526 तक, जब हमारा बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है। तो तब तक का जो पीरियड है उसे हम दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहते हैं। ये स्टार्ट होता है 1206 से और ये एंड होता है 1526 के आसपास। तो कम से कम 320 साल का जो इतिहास है, ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। और जो ये वीडियो होने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी, पीसीएस, पटवारी, जो ये सारे उत्तराखंड में आजकल एग्जाम आए हुए हैं, इनमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे ही रोज के डेली जो वनडे एग्जाम बेस्ड जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं सल्तनत पीरियड को। तो आप देख सकते हैं कि जैसे सल्तनत पीरियड जो स्टार्टिंग है वो कहाँ पर से स्टार्ट होती है, 1206 से 1526 तक ये रहता है। अब एक हल्की सी इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि ये स्टार्टिंग कैसे हुई। जो दिल्ली सल्तनत के जो मैक्सिमम, यानी कि जो ऑलमोस्ट सारे ही राजा जो थे वो मुस्लिम समुदाय से थे। तो हमारे जो इंडिया पे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो कब की बात है, ये है मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कब? 712 एडी में। और इन्होंने उस टाइम पे क्या कब्जा कर लिया, उन्होंने कब्जा कर लिया सिंध और मुल्तान नामक के जो प्रोविंस थे उन पे इन्होंने कब्जा करके यहाँ पर लूटपाट मचाई और चले गए। जो दूसरा हमारा जो फर्स्ट जो हमारा टर्किश इन्वेजन, यानी कि जो तुर्क के जो लोग थे वो आए थे, वो थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का जो कार्यकाल रहा वो 998 से 1030 के बीच में यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी रेड की। और यहाँ पर 17 बार उन्होंने इंडिया को रेड किया। और 1025 पॉइंट टू बी नोटेड, 1025 एडी में इन्होंने अटैक किया और रेड किया किसको, हमारी फेमस जो हमारा काठियावाड़ गुजरात में हमारा जो सोमनाथ टेम्पल है उसको इन्होंने 1026 में डिस्ट्रॉयड कर दिया। वहां पर खूब लूटपाट मचाई, वहां का जो भी सोना था, धन था, सब उठाकर ये ले गया। अब जो अगला आया सेकंड जो टर्किश इन्वेजन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ने जो है यहाँ पर मुस्लिम रूल की घोषणा कर दी और स्थापना कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो जो सेकंड जो रूलर था जो यहाँ पर आया इंडिया में वो था मोहम्मद घोरी। और मोहम्मद घोरी जो आया, इन्होंने मुस्लिम रूल इन इंडिया का, इन्हें मतलब कि इंडिया में जो है मुस्लिम रूल का सल्तनत स्थापना करने वाला व्यक्ति माना जाता है। अब स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अपनी 5 डायनेस्टियों की। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 डायनेस्टीज ने राज किया। तो पहली डायनेस्टी इसमें थी स्लेव डायनेस्टी, जिसकी बात हम आज करने वाले हैं। दूसरी डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी डायनेस्टी तुगलक, चौथी डायनेस्टी सैयद, और पांचवी और आखिरी लोदी वंश, जिसका आखिरी राजा होता है इब्राहिम लोदी, जिसने लड़ाई की किसके साथ, बाबर के साथ। बाबर वह व्यक्ति है जिसने भारत में मुगल रूल की स्थापना करी। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा टाइमलाइन चल रहा है। अब यहां पर उसके ऊपर टाइमलाइन दिया गया है। 1206 में हमारा क्या होता है कि मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद स्लेव डायनेस्टी का राजा अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है। और ये स्टार्टिंग होती है स्लेव डायनेस्टी की 1206 से, ये एंड होता है 1290 तक। इसके बाद जो 1290 से 1320 तक का जो छोटा सा 30 साल का पीरियड है, इसमें आप खिलजी वंश पढ़ेंगे। उसके बाद 1320 से 1440 तक हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। ये बहुत बड़ा वंश है। सबसे लंबे समय तक राज करने वाला कौन था, तुगलक वंश, यानी कि 94 ईयर्स ने राज किया। उसके बाद आता है सैयद वंश, ये 1414 से आपको याद रखना है 1451 तक। और आपको अगला लास्ट वंश है 1451 से 1526 तक। आपको ये याद नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि 1526 में हमारी बहुत ही फेमस पानीपत की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो उसी टाइम पे बाबर ने हमारा दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके इसने जो है मुगल सल्तनत की नींव रख दी थी। तो आपको ये याद नंबर से याद कर दीजिए 84, 30, 94, 37।
84, 30, 94, 37, ये है कितने साल उन्होंने राज किया। और आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि 1206 से 1290, आप सीधे नंबर याद कीजिए 84, 30, 94, 37। 1206 याद कीजिए, 1206 में आपने जोड़ा 84, फिर प्लस 30 प्लस 94 प्लस 37। अगर आपको ये बात याद रखनी है कि कौन से जो है हमारे डायनेस्टी कब आई, तो आपको एक ट्रिक देता हूं इसमें कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। इसे अगर आप 10 बार बोलिए आपको यह चीज याद हो जाएगी। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाम वंश, खिले खिलजी वंश, लो तो तुगलक वंश, सांस सैयद वंश और लो लोधी वंश। तो ये आपको छोटी सी ट्रिक टाइप की थी, तो आप इसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपना मेन टॉपिक आज का जो है वो है स्लेव डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी ने रूल किया 1206 से 1290 तक, और 84 वर्ष का जो इसका कार्यकाल रहा। इसमें बहुत सारे राजा आए, लेकिन इसमें से जो अधिकतम जो राजा थे वो क्या थे, स्लेव्स थे। तो इनका नाम हमने क्या रखा है, स्लेव डायनेस्टी। तो अब बात करते हैं इसके संस्थापक, यानी कि इसका जो रियल फाउंडर था वो कौन था। हालांकि इसे रियल फाउंडर नहीं, जस्ट एक फाउंडर कहते हैं, क्योंकि जो अब असल में जो राज्य स्थापित किया वो किसी और ने किया। लेकिन जो पहला व्यक्ति जो इस राज को, घराने को बसाने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने रूल किया 1206 से लेकर 1210 तक। अब 1206 से 1210 तक इसने क्या क्या काम किया इसने, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम टाइमलाइन जान लेते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या था, हमारा स्लेव था। किसका, यानी कि स्लेव मींस दास, दास था किसका, मोहम्मद घोरी का। अब मोहम्मद घोरी का दास था। मोहम्मद घोरी ने भारत में बहुत लूटपाट की, और यहाँ पर अपने अलग अलग जगहों पर इसने अलग अलग अपने सामंत, यानी कि अपने अपने फिडिटरीज, यानी कि अपने छोटे से जो लोग होंगे, अपने स्लेव्स को यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर इनको केयर टेकर के रूप में छोड़कर चला गया। अब क्या होता है कि मोहम्मद घोरी वापस गया और उसकी मौत हो गई। अब उसकी डेथ के बाद जो हमारे डिफरेंट, जो हमारे बहुत जगह उसके स्लेव्स थे, उन सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। इसके साथ क्या होता है कि हमारा जो मोहम्मद घोरी ने का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने इसको गवर्नर ऑफ लाहौर बनाया था उस टाइम पे। और मोहम्मद घोरी की डेथ के बाद उसने क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। अब बात करें इससे कुछ टाइटल्स की, तो देखिए इसने अपना नाम हातिम रखवाया। हातिम मीन्स वह व्यक्ति जो बहुत ही उदारवादी, यानी कि बहुत ही जनरस हो, तो इसको टाइटल मिला हातिम क्योंकि ये बहुत जनरस था। इसको टाइटल मिला कुरान खान क्योंकि इसको सारी कुरान याद थी, तो इसने टाइटल लिया कुरान खान का। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल इसका था लाख बख्श का। लाख बख्श मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा डोनेशन करता था, बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य काम करता था, इसके लिए इसको क्या मिला, लाख बख्श का टाइटल मिला। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन जहाँ से फ्रेम होता है ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इन्हीं की याद में इसने, कुतुबुद्दीन ने क्या करा, एक मिनट, कुतुबुद्दीन ने यहाँ पर कुतुब मीनार की स्थापना करवाई। कुतुब मीनार की स्थापना कराई। अब बात कर लेते हैं कुतुब मीनार के कुछ बेसिक फैक्ट्स थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कुतुब मीनार की जो इसने स्थापना करवाई वो क्या था कि 73 मीटर्स लंबा है। अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो 72.5 मीटर लंबा है। और इसका निर्माण जो स्टार्ट हो गया था वो हुआ था 1199 में और ख़त्म जो हुआ 1220 में। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सिर्फ इसकी स्टार्टिंग की थी, लेकिन इसको खत्म वो नहीं कर पाया क्योंकि खत्म होने से पहले ही वो मर गया। अब इसको खत्म कौन करेगा हम आगे देखेंगे। अब इसकी बात करें कि ये कहाँ पर बना है, तो यह महरौली जो है वहाँ पर नई दिल्ली के आसपास, ये महरौली में स्थित है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड कि इसको जो है 1993 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखना कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुतुब मीनार को ऐड किया गया 1993 में। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके जो कमांडर था इसकी आर्मी का, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को क्या कहते हैं कि इसी ने डिस्ट्रॉय की हमारी जो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी पुरातन काल में, जो हमारे पूर्वजों के टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा संस्कृत से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा एक मतलब कि फेमस यूनिवर्सिटी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। इसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, किसने, बख्तियार खिलजी ने। ये पॉइंट याद रखना है। अगली चीज़, इसने अटैक किया कहाँ पर, अजमेर में। और अजमेर में क्या बनाया इसने, एक स्कूल को तोड़कर, संस्कृत स्कूल को तोड़कर इसने वहाँ पर दीवालों में थोड़ा पुताई करके कुछ
नक्काशी करके वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। और इस कहते हैं कि इसने 2.5 दिन में उस मस्जिद का निर्माण करा दिया। इसका नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा। तो आपको याद रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, वो है अजमेर में। और अजमेर में यहाँ पर किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बात करें तो अब देखिए दिल्ली संजू में था, दिल्ली में इसने एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण कराया इसने दिल्ली में। अगली चीज, इनकी मृत्यु हो गई 1210 में। ये क्वेश्चन बहुत जगह आता है कि 1210 में जिसकी मृत्यु हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो क्या करते वक्त हुई। ये चौगान मीन्स पोलो, जो घोड़े में बैठ के आप बॉल को मारते हैं, हॉकी स्टिक के टाइप की एक स्टिक होती है उससे, तो उसको खेलते खेलते घोड़े से गिर गया और इसकी मौत हो गई। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चौगान न्याय पोलो खेलते वक्त किस राजा की मौत हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके दरबार में जो फेमस कुछ राइटर्स थे उसका नाम क्या है आप बताता हूँ कि उसका नाम जो है, पहला है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज की बुक्स की बात करें तो इन्होंने तबाकत ए नासिरी किताब लिखी है। और अगले जो इसमें राइटर थे वो थे हसन उन निजामी। हसन उन निजामी ने ताज उल नासिरी नाम की किताब लिखी। अगला फ़खरुद्दीन जो है तीसरे, इन्होंने क्या लिखी, तारीख ए मुबारक शाही। आपको याद कर लीजिए, इसको 2 बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा। मिनहाज उस सिराज ने किसकी किताब लिखी, तबाकत नासिरी। हसन उन निजामी ने लिखी ताज उल नासिरी। फ़खरुद्दीन ने लिखी तारीख ए मुबारक शाही। अब अगला जो इसका रूलर आता है ये आता है आराम शाह। आराम शाह हमारा रूल करता है 1210 से लेकर 1211 तक। अब 1210 से लेकर 1211 तक ये रूल करता है। बहुत ही छोटा इनका 1 साल का भी, मतलब मुश्किल से आप कह सकते हैं 1 साल का राज होता है। और इसमें हम ये देखते हैं कि ये बहुत ही इनकॉम्पिटेंट किंग था, यानी कि ये बहुत ही मतलब एक तरीके से निर्बल राजा था। इसके हाथ में कोई पावर नहीं, इसको राजपाट चलाना आता नहीं। तो इसको क्या कर देते हैं, हमारा इल्तुतमिश नाम का जो तीसरा हमारा जो स्लेव डायनेस्टी का राजा होता है वो इसको हटवा देता है और इसकी जगह खुद राजगद्दी पे बैठ जाता है। देखिए राज सिंहासन में एक बात होती है कि आपको राज सिंहासन तो आपको वंशावली, यानी कि आपके फादर अगर किंग हैं तो आपको राजा तो बना दिया जाएगा, लेकिन उसको चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो उसके लिए आपको उसके एबल या उसके काबिल आपको होना ही पड़ता था। आपके अंदर क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। केवल आपके पिता के राजा होने से यह नहीं होता कि आपको वो राजपाट तो मिल जाएगा, लेकिन उसको चलाने की ताकत आपको खुद पैदा करनी पड़ती है। तो जो आराम शाह है हमारा वो ऐसा नहीं कर पाया, तो इसको हटाकर कौन बन गया, इल्तुतमिश। हमारा बहुत ही एक फेमस राजा है, इसने रूल किया 1211 से लेकर 1236 तक। और इसे हम टाइटल देते हैं कि ये क्या है, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। रियल फाउंडर क्वेश्चन आए तो क्या आप टिक लाएंगे, इल्तुतमिश के साथ। और सिंपल अगर आएगा कि फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी तो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब क्या करते हैं, बात करते हैं कि ये क्या था। अब देखिए ये भी क्या था, इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की का हस्बैंड था, यानी कि उसका सन इन लॉ था, और साथ ही साथ उसका स्लेव भी था। और स्लेव होने के कारण आपने देखा कि उसको क्या हुआ, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूबेदार ऑफ बदायूं, यूपी में जो अभी है वहाँ का सूबेदार उसको नियुक्त कर दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ राजा बन रहे हैं वो मोस्टली क्या थे, पुराने राजा के स्लेव्स थे। तो इस कारण इस डायनेस्टी का नाम पड़ गया स्लेव डायनेस्टी। अब बात करें आगे इसके बारे में, तो अब देखिए घोरी जो था वो बहुत मतलब कि बहुत महान शासक था। अगर आप उसकी युद्ध कला की बात करें, हालांकि वो बहुत क्रूर भी था, बहुत डेंजरस था, पर लेकिन अगर हम उसकी बात करें कि उसके राजपाट को चलाने की शक्ति, उसकी ताकत, उसके औरों को इन्वेट करने की ताकत, उस मामले में वो मिलिट्री स्ट्रेंथ में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो उसकी एक आदत थी, वो क्या करता था कि अपने जहाँ भी वो नई जगह को इन्वेट करेगा वहाँ को लूटपाट मचाएगा और वहाँ के स्लेव्स बनाकर अपने साथ उनको ले जाएगा। तो उसके मेनली जो 3 फेमस स्लेव हैं उसके, पहला था हमारा ऐबक जिसने स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी, दूसरा था याल्दोज, तीसरा था कुबाचा। ये 3 इसके स्लेव थे। अब आपको याद क्या करना है कि पहला जो था उसका स्लेव ऐबक ने स्टार्ट किया स्लेव डायनेस्टी, दूसरा था याल्दोज। अब याल्दोज और कुबाचा के साथ एक बहुत ही मतलब इंसिडेंट्स होते हैं, आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ऐबक ने क्या किया, जिस टाइम पे मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई उस टाइम पे ऐबक क्या था, लाहौर पे बैठा था। तो उस जैसे ही वो मरा तो घोरी, तो ऐबक ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। सेम उसी टाइम पे गजनी जगह पे कौन था, याल्दोज जो हमारा रूलर था वो कहाँ था, गजनी के यहाँ पर आसपास, उसने वहाँ पर रूल कर रहा था। तो जैसे ही घोरी की मृत्यु हुई उसने उस जगह को कब्जा लिया। और तीसरा जो था मुल्तान ऑफ पंजाब और अलॉन्ग विद लाहौर, यानी कि लाहौर, पंजाब और मुल्तान के आसपास
लाहौर में तो ऐबक था, तो उसके आसपास से मुल्तान और पंजाब जो था वहाँ पर कुबाचा रूल कर रहा था। तो ये बहुत ही पीसफुली रूल चला इनका। अब क्या हुआ, ऐबक की मृत्यु के बाद याल्दोज ने क्लेम किया कि यार जो हमारा ऐबक तो मर गया, वो तो स्लेव था। तो जैसे ही वो मरा, उसने क्या करा कि लाहौर पर भी और दिल्ली पर भी उसने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। और क्या होता है कि कुबाचा की लड़ाई ऐबक के साथ पहले ही हो चुकी होती है लाहौर के चक्कर में, और कुबाचा जो हमारा ऐबक है वो किसका कुबाचा को हराकर उसको मारकर लाहौर को रिटेन कर लेता है। अब एक और चीज़ आगे बढ़ते हैं। तो तराइन का तीसरा युद्ध, ये बहुत कम जगह में आपको मिलेगा। तराइन के 2 बैटल तो आपको मिलते हैं, लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन थर्ड बैटल जो है, ये हुआ था इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में। इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश जो होता है वो जीतकर याल्दोज को मार देता है और अपनी जो सल्तनत है उसको बचा लेता है। अब बात करें यहाँ पर कि क्या कहते हैं, 1215 के आसपास की बात है ये। तो तराइन का थर्ड बैटल कब हुआ था, 1215 के बीच में। अब क्या होता है, मेन जो सबसे चीज़ होती है कि कौन सा ऐसा रूलर है जिसने अपनी कैपिटल जो है वो दिल्ली से, नहीं सॉरी, जो लाहौर से दिल्ली ले आया था। तो लाहौर से दिल्ली लाने वाला जो हमारा किंग था वो कौन था, हमारा इल्तुतमिश। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रियल फाउंडर है किसका, दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी का, उसे कौन कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं। ठीक है, आप बात आगे करें तो इसके टाइम पे एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टाइप की घटना होती है, जिसमें एक ख्वारिज़म शाह होता है। देखिए, ख्वारिज़म शाह हमारा रूलर होता है सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया मीन्स कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो पूरा एरिया है, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे एरिया का जो रूलर होता है वो होता है ख्वारिज़म शाह। अब बहुत ही बड़ा, बहुत ताकतवर राजा होता है। तो ये क्या करता है, ये सोचता है कि मैं अब मतलब कि एक्सपेंड करता हूँ अपने टेरिटरी को, और कहाँ पर आने की कोशिश करता है ये क्या करता है कि लाहौर के पास में जो इंडस रिवर है, तो वहाँ पर ये क्या करता है कि ये कोशिश करता है कि अब मैं इसको अटैक करके अपना राज्य को एक्सपेंड करूँगा। ठीक है, अब ये बहुत पावरफुल राजा है। अब इल्तुतमिश की अभी हालत ऐसी नहीं है कि इससे युद्ध कर सके, लेकिन इल्तुतमिश की जो किस्मत होती है वो बहुत अच्छी होती है इस मामले में। और क्या होता है कि उसी टाइम पे इसका एक तीसरा कंटेम्प्रेरी राजा होता है। वो कौन होता है, आप सब ने उसका नाम सुना होगा हिस्ट्री में, उसका नाम है चंगेज़ खान। और पूरी दुनिया में उस टाइम पे सबसे जो इंपॉर्टेंट राजा था, सबसे जो पावरफुल राजा था, वो था चंगेज़ खान। अब चंगेज़ खान से लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं। तो देखिए इंस्टेंस क्या होता है कि जो हमारा ख्वारिज़म शाह है, ख्वारिज़म शाह क्या करता है, प्लान बनाता है अटैक करने का इंडिया के ऊपर, दिल्ली के ऊपर, लाहौर के ऊपर, तो अटैक करने वाला होता है। लेकिन मेन टाइम पे क्या होता है कि चंगेज़ खान क्या करता है, ख्वारिज़म शाह पे अटैक करता है और उसके सारा राजपाट को डिस्ट्रॉय करता है, पूरा सेंट्रल एशिया को डिस्ट्रॉय करता है और उस पर पूरा अपना अधिकार जमा लेता है। ठीक है, अब इस चीज़ को क्या करने के लिए, देखिए इस चीज़ को 1218 में करता है ये चीज़ें। तो 1218 में मुगल अंपायर जो था, मंगोल अंपायर जो है, उसमें चंगेज़ खान के द्वारा वो अटैक करता है ख्वारिज़म खान को और उसको डिस्ट्रॉय करता है। अब ख्वारिज़म खान वहाँ से बचाता हुआ, जान बचाता हुआ भागता है अपनी, और भागने के बाद वो सीधे आता है इल्तुतमिश के दरबार में, और इल्तुतमिश के दरबार में आके वो कहता है कि मुझे शरण दे दो। अब पहले तो क्या होता है कि इल्तुतमिश उसको बिठाता है, बढ़िया से खाना वाना खिलाता है और पूछता है उससे कि भैया आपको कौन मार रहा है। तो वो जैसे ही नाम लेता है कि चंगेज़ खान का, तो उसको सीधे उठाता है और उसको सीधे अपने राज्य से बाहर, क्योंकि उसे पता था अगर चंगेज़ खान को पता चल गया कि ख्वारिज़म खान यहाँ बैठा है, तो क्या कहते हैं, वो क्या करता है, इंडिया पे अटैक करता है। और उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो चंगेज़ खान से टक्कर ले सके। तो ये चीज़ है। तो वो क्या करता है, वो ख्वारिज़म खान को, जिसका नाम था जियाउद्दीन मालबर्नी, इसको वो क्या करता है, शेल्टर देने से मना कर देता है, और इस कारण वो अपने स्टेट को, अपने राज्य को चंगेज़ खान की रैत से बचा लेता है, उसके प्रकोप से बचा लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसकी मतलब कि बहुत अकम्पलिशमेंट आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े राजा को आप गुमराह करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब बात करें इसके टाइटल्स की, तो इसने क्या करा कि जो ईरान में एक मुस्लिम्स का बहुत ही बड़ा एक खलीफा होता है, पहले ईरान में था, फिर तुर्की में जाता है, तो ये सब चीज़ें थी। तो ईरान में हमको ज़्यादा जानना नहीं है। ईरान में क्या था, एक खलीफा होता है, खलीफा से हमें क्या करना पड़ता है, किल्लत की उपाधि धारण करनी पड़ती है। यानी कि किल्लत मीन्स कि आपको खलीफा ने रिकग्नाइज़ कर दिया कि आप उस जगह के किंग हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो इसको वो कर लेता है। अब जैसे ही खिल्लत की उपाधि धारण करता है खलीफा से, तो ये क्या होता है, इसका नाम खिल्लत भी इसका टाइटल मिल जाता है, और टाइटल इसको मिल जाता है सुल्तान का टाइटल, क्योंकि इसने खिल्लत की उपाधि धारण कर ली किससे, खलीफा से। अब आगे बात करें, इसका इंट्रोड्यूस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है कि सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन मीन्स टंका और जितल, इनके नाम थे, इनको स्टार्ट करने वाला किंग कौन था।
तो कौन होगा? आपका आंसर जाएगा इल्तुतमिश के साथ। अब देखिए इसने क्या किया, इक्ता सिस्टम स्टार्ट करा है। इक्ता सिस्टम मीन्स कि जो बहादुरी के लिए या फिर जो पेमेंट के लिए किसी भी आदमी की पेमेंट करनी हो तो किस फॉर्म में हो सकती है? या तो मनी के फॉर्म में हो सकती है, या फिर उसे कोई ऐसी चीज़ दे दो जिसकी उसे ज़रूरत हो। ऐसे कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनमें आप किसी की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या स्टार्ट किया कि इसने कहा कि आपसे जो भी हम पेमेंट करनी होगी हम क्या करेंगे, मनी यानी कि पैसे के बदले हम उसको क्या दे देंगे, ज़मीन दे देंगे। जैसे आपने कुछ काम किया, आपकी पेमेंट बनी 100 रुपये, तो आपने तो क्या करेगा राजा कि 100 रुपये के बदले आपको वो ज़मीन दे देगा। उस ज़मीन में आप खेती बाड़ी करके अपना कुछ प्रोड्यूस करो, जो भी कुछ करोगे आप, तो वो सब चीज़ें आपकी रहेंगी। तो आपको क्या करा, तो इस सिस्टम को कहते हैं इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम मीन्स लैंड इन प्लेस ऑफ मनी, यानी कि ज़मीन किसकी जगह पे, पैसे की जगह पे। अब क्योंकि उस टाइम में पैसे इतने छपते नहीं थे, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ सिक्के बनते थे तो वो बहुत ही मतलब रॉयल लोगों के लिए बनते थे। आम जनता तक सिक्कों का प्रचलन बहुत कम था। जनता अभी भी बार्टर सिस्टम यानी कि किसी चीज़ के लिए किसी और चीज़ को देना जो दोनों के लिए फिजिबल हो, ऐसे ही सिस्टम पे अभी भी चल रही थी। तो आपको लेकिन ये सिक्के जो है याद करने हैं, सिल्वर कॉइन को टका और कॉपर कॉइन को जीतल। और इक्ता सिस्टम किसके रिसेम्बलेंस था? जो हिंदू डायनेस्टीज करती थी सामंती व्यवस्था, मीन्स जमीन का वही सेम चीज़ है, जमीन देना पैसे के बदले। अब कुछ रिफॉर्म्स की बात करें तो रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इसने क्या किया कि इसने आर्मी में रिफॉर्म किए और अपना जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था इसमें इसने क्या करा कि लोग रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया और उनके लिए एक पूरा पेपर, जैसे कुछ आजकल हम देखते हैं कि कोई भी एग्जाम दे देते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए, सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो ऐसे ही इसने कुछ क्राइटेरियाज रखे जिनको फुलफिल करने के बाद ही आप आर्मी में या फिर उसी से रिलेवेंट आप जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एंट्री मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इसने स्टार्ट की। आपको याद रखना है कि 40 दल मीन्स 40 तुर्क नोबल्स का एक ग्रुप इसने बनाया, क्या करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए। उसमें हम जैसे आप देखते हैं कि एक राजा होता है, उसके साथ उसके पुरोहित यानी कि उसके पंडित राजगुरु होते थे, तो वैसे ही आप समझ लीजिए मुस्लिम्स के साथ एक 40 दल का निर्माण कराया इसने, जिसमें 40 लोग थे, इस कारण इसका नाम 40 पड़ा। इसका दूसरा नाम क्या था, चहलगानी। तो इसमें क्या था, सोशल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स, यानी कि जो स्लेव्स थे यहाँ पर जो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट टाइप के लोग थे, उनका एक ग्रुप बनाया 40 दल, और वो क्या करते थे, स्टेट को चलाने में राजा की हेल्प करते थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किस राजा ने कुतुब मीनार को बनाने का पूरा करने का काम स्टार्ट किया। अब देखिए 1210 में कुतुब मीनार बन रहा था, उस टाइम पे हमारे ऐबक साहब की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद ऐबक के डेथ के बाद हमारा राजा बन गया हमारा आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का जो रेन था वो बहुत लंबा चला, तो 1220 में कुतुब मीनार पूरा हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस राजा ने कंप्लीट किया कुतुब मीनार को वो था हमारा इल्तुतमिश। अब इसके दरबार में कौन कौन थे? इसके दरबार में मिन्हाज सिराज थे, जो पहले भी दिख रहे थे आपको पहले के दरबार में, तो यहाँ भी वो हैं। और उन्होंने क्या लिखा था, तबाकत नासरी, आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंडिया में टॉम यानी कि गुंबद बनाने की कला कौन लाया? अब ये गुंबद हमारी कला तो है नहीं, तो ये तो गुंबद कौन बनाते थे? पहले मुस्लिम्स लोग अपने टॉम का निर्माण कराते थे, तो कोई ना कोई तो लाया होगा। तो इस जो पूरी प्रथा को कौन लाया था, ये लाए थे हमारे इल्तुतमिश शाह। तो क्या कहेंगे, जिसको स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉम, तो कौन जाएगा हमारा, हम जाएंगे इल्तुतमिश के साथ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो है दोस्तों। अभी 5-6 राजा और आने बाकी हैं इस डायनेस्टी की, तो मुझे लगता है कि हमें 2 पार्ट में से कवर करना चाहिए। तो पहला पार्ट यहाँ पर इल्तुतमिश तक खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं आपको स्टोरी के माध्यम से इन सब चीज़ों को याद कराएं और आपको एक क्विक रिवीजन करना है इन सब चीज़ों का। जैसे ही आप वीडियो को देखते हैं उसके बाद आप सीधे याद कीजिए। कैसे याद करेंगे आपकी, देखिए आपने स्थापना किसने की, ट्रिक्स कैसे हुए, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाम वंश, और खिले तो खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सांस सैयद वंश, और क्या कहते हैं हमारा लास्ट में लो से लोधी वंश। तो ऐसे आपको ट्रिक्स कुछ बनाओ अपने हाथ हिसाब से और उनको याद करो और रिवाइज, कंटिन्यूसली रिवाइज, हर एक दिन आप एक डायनेस्टी पकड़ो और उसको याद कर लो। तो ऐसे कुछ आपको ट्रिक्स मिलेंगी, तो आप इन सब चीज़ों से आप इनको याद कर लोगे। देखिए इसके आगे का हमको कहानियों में बिल्कुल नहीं जाना कि जैसे क्या कहानी हुई, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सब बातें हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि वनडे एग्जाम में ये कहानियाँ, ये रीजंस नहीं आते, ओनली स्टैटिक पोर्शन आता है हमारा वनडे एग्जाम में। अब आपको रीज़न देखने हैं तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। किताब में अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए कि चंगेज़ खान ने इंडिया पर अटैक क्यों किया, तो उससे कुछ ना कुछ रीजंस होंगे।
होंगे। और लेकिन हमें रीजंस पढ़ना है अभी वन डे एग्जाम के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि वन डे एग्जाम में हमें रीजन से मतलब नहीं, हमें केवल फैक्ट से मतलब है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब इस वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।